हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 4 परमाणु की संरचना के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ये 100% मैं गारंटी देता हूँ। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 पढ़ लिया है, उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, और पार्ट 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर करने वाले, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज हम जैसे कि पढ़ने वाले हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखे और इस मॉडल का दोष भी लिखे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे रदरफोर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणुक मॉडल क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें, है ना, और इस मॉडल की कमियां लिखें। तो इसमें ज़्यादातर जो है थॉमसन का मॉडल का दोष ही आता है, ठीक है, लेकिन कई बार ये परमाणु मॉडल भी आ चुका है थॉमसन का। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसकी विशेषताएं, मॉडल की कमियां, ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बोर का परमाणु मॉडल लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका हम आंसर किस प्रकार से इजीली तरीके से लिखेंगे ताकि एग्जाम में हमें फुल मार्क्स मिले, चलिए हम देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, पहला प्रश्न है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखें और इस मॉडल का दोष भी लिखें। तो कैसे लिखेंगे? तो थॉमसन ने क्या कहा था कि परमाणु एक कटे तरबूज की तरह है। ये जैसे कटा तरबूज है ना, इस कटे तरबूज की तरह होता है, ठीक है, जिसमें धन आवेश तरबूज के खाने वाला लाल भाग की तरह बिखरा है। ये जो लाल पार्ट होता है ना तरबूज में, इसको इन्होंने कहा ना कि ये धन आवेश है, जबकि ये जो बीज है ना, इलेक्ट्रॉन गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हुए हैं, यानी कि ये जो बीज है उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा, समझ में आ रहा है ना। यानी कि थॉमसन ये कहा था कि परमाणु एक कटे तरबूज की तरह है, जिसमें जो लाल पार्ट है ना वो धन आवेश होता है, और जो उसके बीज होते हैं वो क्या होते हैं, ऋण आवेश होते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने ये कहा, और इसी वजह से थॉमसन के परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल का दोष क्या है भाई, ठीक है, इन्होंने बताया तो सही, लेकिन दोष क्या है? तो दोष ये है कि इन्होंने परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए, ठीक है, यानी कि परमाणु किस तरीके से स्टैब्लिश हो पाएगा या इसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से बनी रहेगी, इसके लिए इन्होंने कुछ समझाया नहीं, ठीक है। और इस नियम के हिसाब से इन्होंने न तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सही से व्यवस्थित कहा और न ही प्रोटॉन का। तो इनके बातों में उतना दम नहीं था, इसलिए इनका परमाणु मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तब इसके बाद है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इस मॉडल की विशेषताएं लिखें और इस मॉडल की कमियां लिखें, ठीक है। तो इसके लिए हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि इन्होंने एक प्रयोग किया, और प्रयोग में क्या किया कि अल्फा कणों को तीव्र गति से सोने की पन्नी से टकराया, है ना, ये देखो सोने की पन्नी है, इसको अल्फा किरणों से इन्होंने क्या किया, टकराया। तो क्या पाया कि कुछ किरणें जो है ना बिल्कुल सीधी निकल गई, ठीक है, कुछ किरणें कुछ एंगल पर विचलित हो गई, और कुछ किरणें उसी डायरेक्शन में वापस क्या हो गई, रिवर्स में वापस आ गई, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 बातें ध्यान रखी कि ज़्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, दूसरा कि कुछ अल्फा कण निम्न कोणों से मुड़ गए, और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया, यानी उसी डायरेक्शन में आ गया जिस डायरेक्शन से अल्फा कणों को प्रवाहित किया गया था, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम लिखेंगे, कर लोगे ना। रदरफोर्ड का यह मॉडल कब आया था, इन्होंने कब प्रस्तुत किया था, 1911 ईस्वी में। अब इस परिणाम के फलस्वरूप इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, 3 पॉइंट है, तो इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाला। और इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? तो अपने प्रयोग से रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, है ना, बिना मुड़े सीधे सीधे क्या हो गए कि सोने की पन्नी से ये बाहर निकल गए। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि अच्छा, यानी परमाणु के कुछ भाग खाली होगा तभी तो क्रॉस कर गया ना। दूसरी बात कि परमाणु के बीच में एक धन आवेशित भाग होता है, जिसके कारण 12,000 अल्फा कणों में से एक कण वापस आ गया, एक कण क्या हो गया, वापस आ गया। तो इन्होंने सोचा कि अच्छा, यानी कोई धन आवेशित चार्ज है जो कि इसको वापस भेज रहा है ना। तो यह धनावेशित भाग परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि 12,000 अल्फा कणों में से कोई एक कण वापस आ रहा है, यानी कि बहुत छोटा भाग होगा, बहुत कम होगा। तो इस धनावेशित भाग को इन्होंने क्या कहा, नाभिक, ठीक है। और तीसरी बात इन्होंने ये देखी, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन तक सीमित है। तो ये 3 बात इन्होंने, ठीक है, अपने
मॉडल के हिसाब से निष्कर्ष दिया। अब इनकी विशेषताएं क्या है मॉडल की, तो इनकी विशेषताएं है कि पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। इन्होंने कहा कि जो परमाणु का केंद्र होता है ना, वो धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इन्होंने कहा कि परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान है ना, वो नाभिक में ही केंद्रित होता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से वलयाकार मार्ग में क्या करेंगे, ये चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो ये चक्कर लगाते इन्होंने ये कहा, लेकिन यही बात इनकी गलत साबित हो गई, ठीक है। और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। आकार के हिसाब से तो बहुत कम होता है। इन्होंने ये कहा कि नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार में तो कम होता है, लेकिन जो द्रव्यमान है ना, वो ज़्यादातर द्रव्यमान जो है परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। और हमने ये पिछले पार्ट में देखा भी था कि इस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, ठीक है। तो नाभिक की त्रिज्या जो है परमाणु की त्रिज्या से, यहाँ पे का नहीं आएगा, से आएगा, 10 के पावर 5 गुना छोटी होती है, ठीक है। और नाभिक का आयतन बराबर परमाणु का आयतन मल्टीप्लाई 10 के पावर -5, तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन्होंने कहा कि इस तरीके से वलयाकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, क्योंकि चक्कर लगाया है तो क्या होगा कि ये अपनी ऊर्जा को भी खोएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन आकर इस नाभिक से टकरा जाएगा, और नाभिक के टकराने से फिर क्या होगा कि परमाणु का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। और दुनिया की प्रत्येक वस्तु, दुनिया क्या ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी हुई है। और अगर ये समाप्त हो जाए तो किसी वस्तु का रहना असंभव है ना। तो इस वजह से इनका मॉडल जो है ना कामयाब तो हुआ, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो कि आगे चल के भी ट्रू हुआ, मतलब सही रहा। लेकिन जो ये कमी थी ना कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने सही से रास्ता नहीं दिखा पाए, तो उसके लिए बोर्ड ने एक अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। लेकिन इनकी कमियां देख लेते हैं, अगर एग्जाम में आता है कमियां क्या है तो किस तरीके से लिखेंगे। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, परंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं ना। ऊर्जा निरंतर खोते जाएंगे, यानी कि ये काम होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और चलते चलते क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि नाभिक से आके टकरा जाएगा, है ना, जिसके कारण वे अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर कर देंगे। परमाणु को अस्थिर का मतलब नष्ट कर देंगे, अर्थात यहाँ पे तय हो जाएगा, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो निल्स हेनरिक डेविड बोर इनका पूरा नाम है। इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 ईस्वी में, डेट भी याद रखोगे तो बेटर होगा क्योंकि आगे चल के कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है। तो 1913 ईस्वी में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, और इस मॉडल के अनुसार इन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है ना कुछ निश्चित कक्षाओं में, यानी कुछ निर्धारित कक्षाओं भी, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें कि निर्धारित कक्षा कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात कहा इन्होंने कि अपनी निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा नहीं खोते। रदरफोर्ड ने कहा कि ऊर्जा खोते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी बात कही कि नहीं, ऊर्जा नहीं खोते, उनका कक्षा निर्धारित होता है और वहीं उसी कक्षा में वो परिभ्रमण करेंगे। और किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। अगर उनके ऊर्जा में परिवर्तन होता भी है ना, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा में स्थानांतरण, यानी कि जैसे दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में रिमूव हो गया है ना, तो इस तरीके से ऊर्जा का जो इनमें परिवर्तन आएगा। और उन्होंने इस तरीके से एक डायग्राम दिया। इन्होंने कहा कि बीच में धनावेशित भाग रदरफोर्ड ने कहा था, भाई ने सही कहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक निर्धारित कक्षा में होंगे और प्रत्येक कक्षा में उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी फिक्स होगी, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। जैसे इन्होंने पहली कक्षा को के नाम दिया और इसमें इन्होंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा को एल कहा और उसमें कहे कि 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम, तीसरी कक्षा को इन्होंने एम कक्षा कहा और इसमें 18, और चौथे कक्षा को इन्होंने एन कहा जिसमें होता है 32। इसका फॉर्मूला होता है 2n², जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आज मेरा मकसद यही था कि आपको रदरफोर्ड का, बोर का और थॉमसन के परमाणु मॉडल को बिल्कुल क्लियर कर दूं, इसका कंसेप्ट क्या है, और आई होप कि आपने ये समझा होगा, ठीक है। इसको दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया होगा तो, और इन सबको कॉपी पे नोट कर लेना। तो ये आज के थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके एग्जाम में आते हैं कि कोई एक तत्व दे दिया जाएगा, उसके आपको परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जा सकती है। इसके अलावा संयोजकता के बारे में, इसके अलावा समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है, या फिर समस्थानिक संभारिक परिभाषा और उनका उपयोग, ये सब एग्जाम में तो ज़रूर आता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।